नमस्कार, मैं क्रांति संभव। खबर 9 बजे में शुरुआत कर रहे हैं। कानपुर के पास बीती रात हुए इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में मरने वालों की खबर के साथ जहां तादाद अब 121 हो गई है। इस हादसे में 300 लोगों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें कानपुर और आसपास के जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया। हादसा आपको बताएं कि सुबह करीब 3:10 पर हुआ था, जब इंदौर से ये ट्रेन पटना की तरफ जा रही थी। पुखराया स्टेशन से कुछ ही दूरी पर यह पटरी से उतर गई। ट्रेन की 14 बोगियां जिस वक्त पटरी से उतरी, उस वक्त ये ट्रेन काफी तेज रफ्तार थी और यही वजह है कि ट्रेन के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। एक बोगी की हालत तो यह हो गई कि 2 हिस्सों में वो बोगी टूट गई। हादसे का पता सबसे पहले स्थानीय ग्रामीणों को चला, जो तुरंत मदद के लिए पहुंचे भी। कुछ ही देर में प्रशासन की टीमें भी वहां पहुंची, एम्बुलेंस भी पहुंचे, लेकिन हादसा इतना भयानक था कि 100 से ज्यादा लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। वहीं अधिकतर लोग बोगियों के बीच में ही दबकर मारे गए। घटनास्थल पर सेना और एनडीआरएफ की टीमें भी तुरंत रवाना कर दी गई थी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी देर शाम मौका वारदात का जायजा लिया, जहां हादसे की जांच के आदेश वो पहले ही दे चुके हैं। यह मंजर इस बात का गवाह है कि हादसा कितना बड़ा है। पूरी ट्रेन या तो पटरी से उलट के टेढ़ी हो गई, पलट गई, या उसके परखचे उड़ गए, और वह भी तब जब लोग अलग सुबह करीब 3:15 बजे गहरी नींद में थे। हम सो रहे थे, ऐसी आवाज आई, झाड़ा वैसे जने बम फूट रहे हैं। बम से भी तेज तेज आवाज आई थी। और 10 मिनट तक इस तरह की आवाज थी कि बचाओ बचाओ। जो गाड़ी उसके नीचे कम से कम उसमें 20-25 लोग हमने निकाल दिए थे, और 20-25 लोग अभी और दबे हुए उसके अंदर। यूं तो बचाव और राहत का काम अंधेरे में ही शुरू हो गया था, लेकिन सुबह होते होते 52 एम्बुलेंस घायलों को अस्पताल ढोने लगी। कम जख्मी पुखराया के अस्पताल ले जाए गए, जबकि ज्यादा जख्मी कानपुर भेजे गए। एम्बुलेंस सारे दिन दौड़ती रहीं। हम लोग ने 52 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई हुई है, जिसमें 27 108 की है, 25 आपकी 102 की है। कितने लोगों को आप यहाँ से अब तक अस्पतालों में पहुँचा चुके हैं? ये जो फिगर है ये 300 प्लस है। 300 से ज्यादा जख्मी थे। हादसे में इस ट्रेन के तमाम कोचों को नुकसान हुआ है, लेकिन S1 कोच एक ऐसी थी जिसका ऐसा इंपैक्ट हुआ है एक्सीडेंट का कि 2 टुकड़ों में बट गई है वर्टिकल बीच से। आधा हिस्सा एक तरफ पड़ा हुआ है, आधा हिस्सा दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, और ट्रेन के जो सीटें हैं, खिड़कियां हैं, तमाम चीजें हैं, उनके परखचे उड़ गए हैं। क्रेन से जमीन में धंसी ट्रेन की बोगियों को उठाने की घंटों कोशिश की गई, ताकि बोगियों के नीचे दबी लाशें निकाली जा सकें। एनडीआरएफ के जवान मुसलसल काम में लगे रहे। ट्रेन को काटने का काम किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि हॉट कटर्स इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें से आग निकलती है, जो जख्मी लोग हैं वो जल सकते हैं। ये डिफरेंट काइंड ऑफ कटर होते हैं, तो ये हमें देखना पड़ता है सिचुएशन के मुताबिक, और जैसे कि सिचुएशन होती है उसी काइंड के कटर्स। और जैसे हमारे पास एयर लिफ्टिंग बैग्स हैं, कभी वो यूज करने पड़ते हैं, कभी कॉम्बी टूल्स यूज करना पड़ता है, स्प्रेडर यूज करना पड़ता है, तो ये मुताबिक देख के करना पड़ता है। मदद के लिए कई जिलों की फोर्स मौके पे बुला ली गई। तमाम बड़े अफसर मौके पे डटे रहे। पैसेंजर्स जिस प्रकार से एक दूसरी बोगीज के बीच में फंस गए थे और कुछ बोगीज के नीचे आ गए थे, तो उस समय बहुत जरूरी हो जाता है कि एक एक बॉडी की सुरक्षा को देखते हुए और कुछ जो जीवित लोग हैं उनको बिल्कुल बरकरार रखते हुए उसको कैसे हटाया जाना है, वो किस प्रकार का इक्विपमेंट यूज करना है, वो एक्सपर्ट्स के हवाले हमने कर दिया था, जिसमें एनडीआरएफ और आर्मी के ऑफिसर्स ने बहुत मेहनत करके काफी लोगों को जिंदा निकाला है। हादसे की वजह जांच के बाद पता चलेगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पटरी शायद कटी हुई थी। पुखराया से अपने सहयोगी अरुण अग्रवाल, विनोद गौतम, राजेश गुप्ता और रमेश वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। स्थिति भयावह है और जो घायल हैं उनको लेकर भी लगातार चिंता बनी हुई है। शाम तक रेल मंत्री सुरेश प्रभु भी घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी प्राथमिकता घायलों की मदद ही है। ये हादसा इतना बड़ा है कि हम इसके बारे में जितना भी दुख व्यक्त करेंगे कम। जब हमें पता चला रात को
उसके बाद फौरन हम लोगों ने जितने भी हमारे रिसोर्सेज थे उसको मोबिलाइज किया है। हमारे सम्मानित गृह मंत्री जी ने भी फौरन एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ भेजी। हमारे जनरल मैनेजर, हमारे यहाँ के सांसद, हमारे सभी लोग, जिला एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोगों ने मिलकर काम करने की शुरुआत की है। मैंने खुद सम्मानित मुख्यमंत्री से बात की थी, हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री जी ने भी ये पूरी मात्रा में रेल की पूरी जो मशीनरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको हम लोगों ने पूरी तरह से मोबिलाइज किया है। बहुत ही दुखद घटना है, जहां बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। ये सुबह सुबह जो घटना हुई, लोग सो भी रहे होंगे और उस समय अचानक ये घटना हुई है। बहुत बड़े पैमाने पर जब सूचना मिली मुझे कि नुकसान हुआ है, उसी समय वहां के संबंधित अधिकारियों को सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए कि जाकर के जो प्राइमरी मदद हो सकती है करें। जिनकी जान गई है उनको प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख हम लोग मदद करेंगे और इलाज और जो गंभीर घायल हैं उनके भी मदद करने का काम सरकार की तरफ से होगा। इस बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जो साथी नहीं रहे, भाई बहन नहीं रहे, रेलवे के साथ मिलकर उनको सम्मानजनक ढंग से घर पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। मृतकों के परिवारों को रेलवे के अतिरिक्त राज्य शासन भी 2-2 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराएगा। जो गंभीर रूप से घायल है उनके परिजनों को भी 50-50 हजार रुपए की राशि दी जाएगी। ये राशि इलाज के अतिरिक्त होगी, इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। वहीं आपको बताएं कि पटना इंदौर इस एक्सप्रेस में वाराणसी के 517 यात्री थे। इनमें से 107 लोग S1 और S2 कोच में थे, जो इस हादसे में सबसे बुरी तरह टूट फूट गए। यही वजह है कि अपनों का हाल जानने के लिए वाराणसी रेलवे स्टेशन पर परेशान लोगों की भीड़ लग गई। वाराणसी के कैंट स्टेशन पर परेशान घूम रहे राजीव पारिक, उनके परिवार की 3 महिलाएं इंदौर से वाराणसी एक शादी में आ रही थीं। तीनों पटना इंदौर एक्सप्रेस के B2 कोच में थीं। हादसे के बाद उनमें से एक अंजना झारिया का पता चला कि वो घायल हैं और अस्पताल पहुंचा दी गई हैं, लेकिन बाकी 2 महिलाओं अचला झारिया और रश्मि शाह का पता नहीं चल पाया। मैं अपने कुछ रिश्तेदार जो हैं पटना इंदौर पटना ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, उसमें से 2 लेडीज़ का हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। 3 लोग थे, उसमें से एक लेडीज़ है मिसेस अंजना छारिया, उनका पता लग गया, वो इंजर्ड है, उनका पता लग गया। बाकी 2 लेडीज़ है, एक रश्मि शाह और अचला छारिया, इन दोनों का कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। इंदौर पटना एक्सप्रेस में सवार यात्रियों में से 517 लोग वाराणसी में उतरने वाले थे। इनमें सबसे ज्यादा S1 और S2 में 107 यात्री सवार थे। हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान भी इन 2 बोगियों को ही पहुंचा। यही वजह है कि वाराणसी स्टेशन पर अपनों का पता करने वाले अधिकतर लोग काफी परेशान दिखे। ट्रेन में 517 पैसेंजर थे जिनको बनारस उतरना था। वो विभिन्न कोचेज में थे और मैक्सिमम पैसेंजर S1 और S2 कोच में थे जिनको बनारस उतरना था। इनके कुछ पैसेंजर्स के परिजन लोग आए थे, यहाँ पे अप्रोच किया है उन्होंने, तो हम लोगों ने उनको पूरी मदद की है उनकी। वाराणसी उतरने वाले लोगों में से ज्यादातर वाराणसी और आसपास के जिलों के हैं। इन दिनों काफी शादियां हैं और इनमें से कई लोग शादियों में आ जा रहे थे। यही वजह है कि शादी वाले कई परिवारों में गम का माहौल सा है। बनारस के भी 517 लोग हादसे वाली ट्रेन में सवार थे। हर कोई यहाँ किसी न किसी काम से अपने घर आ रहा था। उन सभी घरों में कोहराम मचा हुआ है और सब उनके कुशल क्षेम और उनकी जानने की कोशिश में जुटे हुए हैं। हमारी भी यही उम्मीद है और हम सब की यही दुआ है कि वो अगर हों तो कुशल से हों। वाराणसी से कैमरामैन जितेंद्र बहादुर के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हादसे पर अफसोस जताते हुए कहा कि हादसे में पीड़ित लोगों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। उत्तर प्रदेश के आगरा में वो एक रैली को संबोधित करने पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस मौके पर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की। इसके तहत 2022 तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को घर देने का वादा है, जिसके तहत करीब 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे।
उन्होंने अपनी सरकार के नोटबंदी के फैसले को भी सही ठहराते हुए उसे सख्ती से लागू करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि आम लोगों को 30 दिसंबर तक कुछ दिक्कत होगी, लेकिन इसके बावजूद देश की गरीब और ईमानदार जनता उनके साथ है और इस फैसले से सबसे ज्यादा विरोध उन्हीं लोगों से आ रहा है जिनकी भ्रष्टाचार की कमाई डूब गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि काले धन को लेकर जनता का तप बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि कई पार्टियां और नेता नोट लेकर टिकट बेचते हैं, ऐसे में उनके फैसले से वो नेता और पार्टियां परेशान हैं। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं कुछ लोगों का तो सब कुछ लूट गया है। आपको एमएलए बनना है, इतनी नोटें लाओ, इतनी नोटें लाओ, तब एमएलए बनोगे। हम नोटें भर करके रखी थी। क्या हुआ उन नोटों का? ये नोटें किसकी थी? गरीब और ईमानदार आदमी की थी कि नहीं भाइयों? ये खेल बंद होना चाहिए देश में। और इस पर मायावती ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए सुनते हैं। कि देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों के धन के बल पर चुनाव लड़ने व लड़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब आगे उत्तर प्रदेश सहित देश के अन्य किसी भी राज्य में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन होने वाली नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नोटबंदी के बारे में क्या कहा, ये सुनते हैं। देश को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले बाजारियों से मुक्त कराने के लिए, देश को काले धन से मुक्त कराने के लिए मैंने जो बीड़ा उठाया है, उसको सबसे ज्यादा आशीर्वाद गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने दिए हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपने सच होके रहेंगे। देश के मध्यम वर्ग को उसका हक मिले, देश के गरीबों की आशाएं पूरी हो, मध्यम वर्ग का शोषण बंद हो। ये काले जो अर्थनीति चली है, जिसने देश को अंदर से खोखला किया हुआ है। भाइयों बहनों, मैंने कोई निर्णय किसी को परेशान करने के लिए नहीं किया है। मैंने निर्णय देश की भावी पीढ़ी का भला करने के लिए किया है, नौजवानों का भाग्य बदलने के लिए किया। वहीं नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार के ऊपर कई शहरों में एक साथ निशाना साधा, विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और यहां पर फैसले पर पार्टी ने हमला बोला। ये तस्वीरें चंडीगढ़ की हैं, जहां नोटबंदी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देश के कई शहरों के साथ ही दिल्ली में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने 70 विधानसभाओं में नोटबंदी का विरोध किया। जहांगीरपुरी में अजय माकन के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकाली और मोदी सरकार पर हमला बोला। प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी जेपीसी से जांच होनी चाहिए और लोगों की इमीडिएटली लोगों को जो दिक्कतें हो रही है उनको दूर करनी चाहिए, ये हमारी मांग है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नोटबंदी पर प्रधानमंत्री का फैसला उनके खास लोगों को पहले से पता था। रैली में कहा गया कि नोटबंदी से अगर लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई तो कांग्रेस इस मुद्दे पर विरोध करती रहेगी। चंडीगढ़ से आनंद पटेल के साथ नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो भी कहें, नोटबंदी के पक्ष विपक्ष में जितनी दलीलें आए, लेकिन असल असर देखा जा रहा है दिहाड़ी कमाने वालों पर। रोज कमाकर खाने वालों की स्थिति क्या है, जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। नोटबंदी के बाद रविवार को बैंक नहीं खुले, लेकिन एटीएम के बाहर लोगों की कतार बनी रही। कई एटीएम नोट उगल रहे थे तो कई एटीएम में नोट जल्द ही खत्म हो गए। मैं यहाँ पे आया तो पैसा निकालने के बाद एटीएम अभी देख रही है तो बिल्कुल खराब है, ये बिल्कुल काम भी नहीं कर रहे।
दिक्कत हो रही है इससे काफ़ी। हाँ, काफ़ी दिक्कत हो रही है। प्लास्टिक मनी जैसे क्रेडिट, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग करने वालों का काम तो जैसे तैसे चल रहा है, लेकिन गरीबों पर इसकी मार काफी पड़ी है। दिल्ली में ई रिक्शा चलाने वाले रजत कहते हैं कि कमाई आधी हो गई है। 1.5 लाख की लागत से रिक्शा खरीदा है, किसी तरह गुजारा हो रहा है। पहले तो हम लोग 600-700 रुपए बना लेते थे सुबह से शाम तक, अब उसमें से आधा हो गया, 350-400 रुपए से ऊपर नहीं जा रहे हैं। आइसक्रीम बेचकर अपना परिवार पालने वाले जुगत की हालत भी कुछ ऐसी ही है। ये परेशानी हो रही है कि जब पैसे नहीं आ रहा क्या करेंगे। जब 500 में 250 रुपए की दुकानदारी हो रही है, कहाँ से खाएं। सब्जी बेचने वाली शरबती की हालत भी अच्छी नहीं। कहती है लोग 500 रुपए लेकर आते हैं, सब्जी की कीमत के बाद बचे खुले पैसे कहां से दें। खुले पैसे नहीं मिल रहे, कस्टमर आता है 500 का नोट देता है, तो उसको कहाँ खुला कर लाएंगे। जो हम दुकानदारी नहीं करेंगे, सब्जी का काम है तो सब्जी तो हमारी सारी सड़ी पड़ी रहेगी। हमें तो दुकानदारी देखनी है, अपने कस्टमर भी देखने, 2 पैसे कमाने भी देखने, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं हो पा रहा। फुटपाथ पर चाय बेचने वाले जीवानंद जोशी का कहना है कि उन पर उतना असर नहीं पड़ा जितना बाजार पर पड़ा है। हमें तो ऐसे कोई खास दिक्कत नहीं, हमारे पास तो छुट्टे पैसे आते रहे। हमारे पास इतना मोटा धंधा तो है नहीं, फुटपाथ में बैठे, फुटपाथ का ही धंधा है, फुटपाथ के हिसाब से आदमी आता है यहाँ पर, हमें उतना असर नहीं पड़ा। दरअसल बाजार में अभी लोगों के पास नई करेंसी बहुत ही कम आई है। यही वजह है कि लोग उसे अभी संभल कर खर्च कर रहे हैं, जिससे दिहाड़ी काम करने वाले लोगों की कमाई पर खासा असर पड़ा है। नोटबंदी को 10 दिन से ज्यादा होने को आए, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। नियमों में फेरबदल से लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन हालात सामान्य होने में अभी भी काफी वक्त लगेगा। नई दिल्ली में कैमरामैन तुलसी के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो नोटबंदी के फैसले से आम आदमी पर अलग अलग तरह के असर देखने को मिल रहे हैं। जैसे शादी के एक परिवार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिसमें पिता नाखुश हैं लेकिन बेटी खुश। व्यास परिवार बिटिया की शादी की तैयारियों में व्यस्त है, लेकिन थोड़ी परेशानी भी है। 8 नवंबर से पहले जो पैसे निकाले थे वो अब किसी काम के नहीं। सरकार ने शादी के घर में 2.5 लाख रुपए निकालने की इजाजत दी, लेकिन जिस सरकारी बैंक में खाता है वो इसकी इजाजत नहीं दे रहा। ऐसे में पिता परेशान है, लेकिन बिटिया सरकार के फैसले से खुश। थोड़ी निराशा है तो बस मनचाही खरीदारी न कर पाने की वजह से। 2.5 लाख रुपए की घोषणाएं तो बहुत हो चुकी है, लेकिन 2.5 लाख रुपए जो 25,000 रुपए भी बैंक के पास नहीं है। मोदी जी ने डिसीजन तो काफी अच्छा लिया है, बट इस डिसीजन की वजह से सबको सफर करना पड़ रहा है। बट हमारे फ्यूचर को देख के डिसीजन काफी अच्छा लिया है, तो मुझे उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार के नोटबंदी के फैसले से आम जनता तकलीफ में तो है, लेकिन कई लोग इसे सही कदम बता रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नोटबंदी को ही कमाई का जरिया बना लिया है। मसलन वाशी में पकड़े गए 4 आरोपी जो 1 करोड़ रुपए के पुराने नोट को बदलने आए थे। गाड़ी की डिक्की से 1 करोड़ रुपए निकले। पुलिस के मुताबिक आरोपी 30% कमीशन पर इन पैसों को नवी मुंबई के वाशी में भुनाने आए थे, लेकिन पकड़े गए। इसमें अभी 4 लोगों, जो गाड़ी में 4 लोग थे, उनको ताबे में लिया है और उनके पास इन्वेस्टिगेशन चालू है। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखित इन्फॉर्म किया है और वो उनके तरफ से भी इसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है और इसमें क्या किसकी है, कहाँ लेके जा रहे थे और उसमें आगे क्या करने वाले थे, ये आफ्टर इंक्वायरी बता सकेंगे। सरकार 500,000 रुपए के नोटबंदी का फैसला काले धन पर नकेल कसने के लिए लेकर आई है, लेकिन ये भी सच है कि इस फैसले को ही कई लोगों ने काली कमाई का नया जरिया बना लिया है। वसई से राजा मयाल और नवी मुंबई से सुरेश दास के साथ मुंबई से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।